दोस्तों नमस्ते, सत श्री अकाल और सलाम। मैं आपको अपना योगेश दर्शन, आप देख रहे हैं इंडियन सोलर। आज मैं आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो के थ्रू इस सोलर सिस्टम के बारे में। इस ऐसे में इस सोलर सिस्टम में कितने एटम्स एग्जिस्ट करते हैं और कितने कैसे इसमें एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है और कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिसर्च किया है और अभी तक रिसर्च चल रहा है। इस ऐसे में एक दुनिया के बारे में हम जितना जानना चाहेंगे उतना कम है। तो मैं आपको एक एनर्जी प्रोड्यूस करने का जो न्यूक्लियर रिएक्टर के द्वारा एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी उसको आपको इस वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। आपको जो भी इंक्वायरी होती है आप कमेंट बॉक्स में आपका इंक्वायरी पुट कीजिए और हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए तैयार करेंगे। और आप लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाते रहेंगे। ऐसे ही हमारा लाइक और सब्सक्राइब आप करते रहे। थैंक यू सो मच। दोस्तों मैंने आपके लिए एक प्रेजेंटेशन तैयार की है, इसके थ्रू मैं आपको सोलर सिस्टम के बारे में बताऊंगा। तो अभी मैं अपनी प्रेजेंटेशन चालू करता हूं। ये मैंने एक सुंदर सी प्रेजेंटेशन आपके लिए तैयार की है। मेरा नाम योगेश वैष्णव, इंडियन सोलर ईपीसी वेस्ट कंपनी। अब पहले हमारी स्लाइड है एनर्जी इंट्रोडक्शन। एक्चुअली मैं आपको एक इजी डेफिनेशन बताने की कोशिश करूंगी। इजी डेफिनेशन क्या हो सकती है? किसी भी काम या कार्य करने की क्षमता को एनर्जी बोलते हैं। मतलब एनर्जी इज एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू सम सॉर्ट ऑफ वर्क। और एनर्जी प्राप्त करने के सबके अलग अलग सोर्सेस होते हैं। जैसे कि माना जाता है कि एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान को एनर्जी लेने के लिए खाना खाना पड़ता है, कुछ फूड गेट करता है तभी उसको एनर्जी मिलती है। यदि हम नॉन लिविंग की बात की जाए, नॉन लिविंग में जैसे कुछ व्हीकल्स है, उनको एक एनर्जी कैसे मिलती होगी, ये एक क्वेश्चन उठता है कि वो एनर्जी कैसे लेते हैं। यदि वो उनका एनर्जी लेने का तरीका पेट्रोल और डीजल के थ्रू वो एनर्जी लेते हैं, तो उनका जो एनर्जी सोर्स होता है वो पेट्रोल डीजल। जब भी हम पेट्रोल और डीजल को बर्न करते हैं तो उसमें एक केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यदि हम स्टीम इंजन की बात करें, यदि स्टीम इंजन को स्टार्ट करना है तो उसके लिए हमें कोल की आवश्यकता होती है। तो कोल स्टीम इंजन का एनर्जी सोर्स हो जाता है। यदि हम कोल को बर्न किया जाता है, कोल को जब हम बर्न करते हैं तो उसमें हीट प्लस लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यदि एक बल्ब को जलाने की बात की जाए, यदि हमारे घर की लाइट की बात की जाए, तो घर की लाइट के लिए एक एनर्जी सोर्स होता है, उसका पावर प्लांट। यदि पावर प्लांट से थ्रू हमारे इलेक्ट्रिसिटी आती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स की बात करें। यदि हम थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि एनर्जी को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता। ना तो हम उसको उत्पन्न कर सकते हैं ना ही उसको समाप्त किया जा सकता। ओनली एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। और इसका मैं आपको बता दूं, जैसे हीट अपन लाइट एनर्जी को सन रेडिएशन को हम लाइट एनर्जी में, हीट एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में, ग्रेविटेशनल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, साउंड एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आपको पता है एनर्जी की जो यूनिट है उसे जूल बोलते हैं, उसको जो हम जैसे डिनोट करते हैं। अब हम आते हैं उसकी नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड क्या बोलती है? सोलर एनर्जी। अब सोलर एनर्जी हमें सबको पता है कि हमारे जो अर्थ है उस पर अमाउंट ऑफ एनर्जी आती है। मतलब इतनी एनर्जी आती है कि हमारे साल का खर्चा, साल की एनर्जी आराम से फुलफिल हो जाए। एनर्जी ऑन अर्थ ये लगभग 1,73,000 टेरावाट सोलर एनर्जी हमारे अर्थ पर स्ट्राइक करती है। ये हमें जानना होगा कि हमें पता है कि हमारी जितनी अर्थ की कैपेसिटी है, जितनी अर्थ की नीड है, जितनी अर्थ की आवश्यकता है, उससे 1000 गुना ज़्यादा है। यदि बात की जाए न्यूक्लियर रिएक्टर की, न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। न्यूक्लियर रिएक्टर एक प्रोसेस है जिससे कुछ फोटॉन्स रिलीज होते हैं और हमारे अर्थ पर स्ट्राइक करते हैं। लेकिन उससे पहले ये 93 मिलियन ट्रेवल करने के बाद, 93 मिलियन मील्स ट्रेवल करने के बाद 8.5 मिनट हमारे अर्थ तक पहुंचाने में लगाते हैं। उसको मात्र 8.5 मिनट लगते हैं हमारी अर्थ तक पहुंचने में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। हम बात करें इंटरनल स्ट्रक्चर की, तो इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, इंटरनल पार्ट है, इसको कुछ भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे सेवरल जोन्स और लेयर में डिवाइड किया गया है। जैसे कि कोरोना, क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर, कन्वेक्टिव जोन, रेडिएक्टिव जोन एंड कोर।
यदि कोरोना की बात की जाए तो कोरोना सन का एक ऊपरी भाग होता है, ऊपरी लेयर मानी जाती है। और कोर की बात की जाए तो कोर सन का सेंटर भाग होता है, जिसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है। और इतना ज़्यादा होता है, मैं आपको बता देता हूँ, 27 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट तक कोरोना का टेम्परेचर पहुँच जाता है। जिस जो हाँ तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है? नेक्स्ट स्लाइड क्या है? हाँ, नेक्स्ट स्लाइड आती है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन होते क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है कि दो या दो से अधिक लाइटर न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन होते हैं और एक हैवी न्यूक्लियस बना देते हैं और कुछ एनर्जी रिलीज कर देते हैं। उसमें क्या कि हाइड्रोजन जो है एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर ड्यूटेरियम बनाता है। हाइड्रोजन ही क्यों? हाइड्रोजन एक सबसे छोटा एटम है और इसके लाइटर न्यूक्लियाई है, इसके पास प्रोटॉन एक होता है। तो अब दो हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होते हैं, अपने अपने पास इनके दोनों के पास अलग अलग प्रोटॉन होगा। तो इसमें से एक प्रोटॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन में जब कन्वर्ट होगा तो क्या बनाएगा? पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो, और कुछ एनर्जी रिलीज होगी, 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज होगी। भाई हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर ड्यूटेरियम बनाना है। ड्यूटेरियम क्या? हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स है। तो ये इतना इजी कैसे है? कैसे हो पा रहा है ये? ठीक है, तो हमें पता है कि प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, दोनों हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा तो ये रिपेल होंगे, ना कि अट्रैक्ट होंगे। ना कि अट्रैक्ट होने के बजाय ये क्या होंगे? रिपेल होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है तो ये रिपेल होने अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो ये पास कैसे आएंगे? तो पास आने के लिए हम क्या करेंगे कि एक हाइड्रोजन को स्टैटिक कर देंगे, एक हाइड्रोजन को एक साइड में रख देंगे और दूसरा हाइड्रोजन को उसके पास ले जाएंगे, उसके नज़दीक ले जाएंगे। नज़दीक क्यों ले जाएंगे? क्योंकि हाइड्रोजन के पास हाइड्रोजन के एरिया में एक न्यूक्लियाई फोर्स होता है। यदि हाइड्रोजन के पास पहले हाइड्रोजन पर न्यूक्लियर फोर्स होगा, वो क्या करेगा? दूसरे हाइड्रोजन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, लेकिन उसको इतना नजदीक लाना पड़ेगा कि न्यूक्लियर फोर्स उस पर लग जाए, कि न्यूक्लियर फोर्स की एरिया में दूसरे हाइड्रोजन को लाना होगा। जब दूसरा हाइड्रोजन उस न्यूक्लियर फोर्स के एरिया में आ जाएगा तो वो उसको खींच लेगा और कंबाइन करा देगा। उसके लिए भी ऐसे इतना ईजी नहीं है कि पास में लाना, तो दूसरे हाइड्रोजन को फोर्स करके पास में लाना। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियर है उसको काइनेटिक एनर्जी देंगे, है ना। काइनेटिक एनर्जी क्यों देंगे भाई? काइनेटिक एनर्जी तो ड्रैग करने पर काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि तो गैस एनर्जी किसके फॉर्म में होती है? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो हम इसको क्या करेंगे? हीट करेंगे। हीट करने पर कितना हीट करेंगे कि 400 किलोवाट इलेक्ट्रॉन इसको हीट देंगे। और जब हम इसको हीट देंगे 400 किलोवाट इलेक्ट्रॉन को हीट देंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो इनके बीच में क्या होगा? ऑसिलेशन होगा, कंपन होगा। वो कंपन करने के बाद ये पास में आ जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन न्यूक्लियाई पास में आ जाएगा, और उसमें जो है न्यूक्लियर फोर्स उसको अपनी ओर खींच लेगा और इनको कंबाइन करा लेगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कुछ भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि हमें पता है कि न्यूक्लियर फोर्स जो कि ग्रेटर देन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, कि न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज़्यादा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा न्यूक्लियर फोर्स के अंदर। तो ये इसको कंबाइन करा देगा और क्या बना देगा? ड्यूटेरियम। ठीक है, हमें पता है पॉजिट्रॉन होता क्या है, कि पॉजिट्रॉन क्या है कि एक प्रतिरूप है, इलेक्ट्रॉन का ही प्रतिरूप माना जाता है। और न्यूट्रॉन क्या? न्यूट्रॉन एक सबसे छोटा पार्टिकल है, लेकिन हमने पढ़ा है कि भाई इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन ही सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं, लेकिन उनसे भी छोटा पार्टिकल होता है न्यूट्रिनो। अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। आगे क्या है कि पॉजिट्रॉन जो है तो अपने आसपास वाले इलेक्ट्रॉन क्लाउड में से एक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, और खींच कर क्या करता है? मैटर इनहेलिएशन। तो ये क्या करते हैं? मैटर इनहेलिएशन में ये आपस में एक दूसरे को खत्म कर लेते हैं, मतलब गायब हो जाते हैं। और क्या छोड़ के जाते हैं? एनर्जी प्लस गामा एंड 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी छोड़ कर जाते हैं। अब गामा प्लस गामा क्यों छोड़ कर जाते हैं? इसका कारण है कि गामा प्लस गामा ही क्यों छोड़ कर जाते हैं? क्योंकि भाई इनको अपना मोमेंटम बैलेंस करने के लिए, क्योंकि भाई एक तो इधर, क्योंकि जो पॉजिट्रॉन होता है, पॉजिट्रॉन
जो है और इलेक्ट्रॉन, ये प्रोजेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि एक डायरेक्शन से एक इधर जाएगा और एक दूसरे डायरेक्शन में जाएगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं दोनों, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, मोमेंटम को बैलेंस कर लेते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, आज नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। नेक्स्ट रिएक्शन क्या बोलती है कि भाई दो ड्यूटोरियम जो है, तो ड्यूटोरियम जो है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर हीलियम बना देता है। अब कैसे बनाएगा भाई, इसके पास हमें पता है कि हीलियम हाइड्रोजन ड्यूटोरियम के पास एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। फिर दूसरा हाइड्रोजन के पास ये है जिसके साथ कंबाइन हो रहा है, उसके पास एक प्रोटॉन है। तो ये दोनों कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, दो प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन बना रहे हैं। मतलब हीलियम के पास मास 3 है, तो इसमें दो प्रोटॉन हो जाएगा और एक न्यूट्रॉन हो जाएगा, प्लस गामा प्लस कुछ एनर्जी रिलीज हो जाएगी। वो एनर्जी है 5.49 मेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज हो जाएगी। इसके बाद फोर्थ पर आते हैं, सॉरी थर्ड रिएक्शन पर आते हैं। थर्ड रिएक्शन क्या बोलती है कि जब हीलियम 3 जो है वो हीलियम 3 के साथ दूसरे हीलियम 3 के साथ कंबाइन होकर हीलियम 4 बनाता है। नॉर्मल, ये जो है नॉर्मल हीलियम है और ये हीलियम के आइसोटॉप्स है, ठीक है। तो हीलियम 3 है, हीलियम 3 के साथ कंबाइन होकर हीलियम 4 बना देता है और कुछ हाइड्रोजन बनाता है, मतलब 2 हाइड्रोजन बनाता है और कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है। 12.8% मेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज कर देता है। अब कितना हीलियम के पास कितना प्रोटॉन है, कितना न्यूट्रॉन है। हीलियम के पास भाई 2 प्रोटॉन है, हमने आगे पढ़ा 2 प्रोटॉन है, पहले हम पढ़ चुके 2 प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। दूसरे हीलियम के पास 2 प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है। तो आपस में कंबाइन होकर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बना देंगे। भाई हीलियम का मास क्या 4 है, तो इसमें 2 प्रोटॉन हो जाएगा, 2 न्यूट्रॉन हो जाएगा, 2 प्रोटॉन और हमारे पास बचेगा। वो 2 प्रोटॉन किस में कन्वर्ट होगा, हाइड्रोजन बन जाएगा। उनको क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन बन जाएंगे और कुछ एनर्जी रिलीज हो जाएगी, ठीक है। ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये चेन रिएक्शन है, ये चेन रिएक्शन की तरह ऐसे ही चलता जाएगा और ऐसे ही एनर्जी रिलीज होती जाएगी। इसमें आगे क्या होगा कि हमें पता है कि द सन uses 620 million metric tons of hydrogen, makes 660 million metric tons of helium each second। सन जो है, सन 620 मिलियन मेट्रिक टन हाइड्रोजन फ्यूज करता है और कितना हीलियम बनाता है, 616 मिलियन मेट्रिक टन हीलियम बनाता है प्रत्येक सेकंड में। आगे बढ़ते हैं, कुछ फैक्ट्स है सन के। तो जैसे कि सन का डिस्टेंस कितना है अर्थ से, सन का डिस्टेंस है अर्थ से 150 मल्टीप्लाई 10⁻6 किलोमीटर, अराउंड 151.4 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस है हमारे अर्थ से सन का। और सन का जन्म हुआ था 4.6 बिलियन ईयर एगो और माना जाता है कि सन का जो एज है वो 5 बिलियन ईयर एगो और बचा है। इंडिया कितना रिसीव करता है, इंडिया की बात की जाए तो इंडिया कितना सोलर एनर्जी रिसीव करता है, वो है इक्विवेलेंट 5000 ट्रिलियन किलोवाट आवर पर ईयर एनर्जी सन एनर्जी इंडिया रिसीव करता है। और एरिया वाइज बात की जाए तो 1 मीटर स्क्वायर में 4.7 किलोवाट आवर पर डे सोलर एनर्जी हम प्राप्त करते हैं, हम रिसीव करते हैं। और हमें पता है कि जब हम सोलर एनर्जी को किसके फॉर्म में लेते हैं, हीट के फॉर्म में लेते हैं और हम काफ़ी सारी चीज़ों में इसको यूज़ करते हैं, जैसे सोलर हीटर में, गीजर में और सोलर वाटर में। अब बात की जाए सन ग्रेविटी की बात की जाए तो सन ग्रेविटी का फोर्स लगता है 273 मिली पर सेकेंड स्क्वायर। और अर्थ ग्रेविटी फोर्स की बात की जाए तो अर्थ ग्रेविटी फोर्स सन से बहुत ही कम है, 9.807 मिली पर सेकेंड स्क्वायर है। तो हमारी प्रेजेंटेशन यहीं कंप्लीट होती है और अब हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो तैयार करेंगे सोलर एनर्जी के रिगार्डिंग। और जो भी इंक्वायरी है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, लेकिन सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।